नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की गर्मा गर्म और अहम जो ताजा चुनावी चर्चा है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। हरियाणा के रण में मुद्दे गूंज रहे हैं। बीजेपी मोदी और राम नाम के सहारे इस चुनावी नैया को पार करने में जुटी हुई है। लिहाजा यहां बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग भी दिलचस्प है। रोहतक में नौकरी का मुद्दा गूंज रहा है, वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दे उठा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की हर रैली में जय श्री राम के नारों की गूंज रहती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए आप। हरियाणा की रण में गूंज रहे मुद्दे, बीजेपी मोदी और राम नाम के सहारे। हरियाणा में बीजेपी का 2014 के चुनाव में वर्चस्व कायम हुआ। मोदी लहर में पार्टी ने करीब 41% वोट पाकर 7 सीटें जीती। 2019 में 10 की 10 सीटें अपने नाम की। वोट शेयर बढ़कर 58% पहुंच गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग दिलचस्प। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। 10 सीट जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस के सेनापति मैदान में उतर गए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए तरकश से तीर निकलकर अब सीधे निशाने पर लगाए जा रहे हैं। भाजपा का पूरा जोर विधानसभा वार रैलियों पर है। इन रैलियों में दिए जाने वाले भाषणों के लिए भाजपा के थिंक टैंक ने विशेष रणनीति बनाई है। पिछले चुनाव का प्रदर्शन दोहराने के लिए पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में रखने के साथ मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए अपने भाषणों में बदलाव कर रही है। उधर कांग्रेस अपने प्रचार में घोषणा पत्र के साथ स्थानीय मुद्दों को भुनाने में जुटी है। यहां तक कि कांग्रेस घोषणा पत्र के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में किए जाने वाले वादों को भी अभी से जनता के सामने रख रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां तक कह चुके हैं कि चुनाव लोकसभा के साथ प्रदेश की सत्ता के लिए भी है। नैया मोदी के सहारे पार करने की कोशिश। आपको बता दें कि देखा जाए तो हरियाणा में भाजपा का असल उदय 2014 के चुनाव में हुआ। मोदी लहर में पार्टी ने करीब 41% वोट पाकर हरियाणा की 7 सीटें जीती। वहीं 2019 में 10 की 10 सीटें अपने नाम की और वोट शेयर बढ़कर 58% पहुंच गया। पिछले 2 चुनावों को देखते हुए भाजपा इस बार भी अपनी नैया मोदी के सहारे पार करने की कोशिश में है। रोहतक में नौकरी का मुद्दा। बीते 27 अप्रैल को सीएम सैनी ने झज्जर में रैली के दौरान नौकरी देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी रैली में कहा, कांग्रेस राज में एक युवा को नौकरी पाने के लिए पूरे गांव को मंत्री और मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, मगर मनोहर लाल की सरकार बनने के बाद नौकरियों का सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि अब किसी को भी कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहीं जब वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र की कौसली क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने सेना के जवानों की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा, अहिरवाल भाई देश की सुरक्षा में सीमा पर खड़े रहते हैं। 2014 से पहले सीमा पर पत्थरबाजी होती थी, मगर मोदी के पीएम बनने के बाद सीमा पर ना तो पत्थरबाजी होती है और ना ही पत्थरबाज नजर आते हैं। अगले दिन जब वो पंचकुला पहुंचे तो वो ट्रांसफर पॉलिसी का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं, हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे हर कर्मचारी को लाभ मिला। इसी तरह पूर्व सीएम मनोहर लाल भी रैलियों में खास रणनीति के तहत भाषण देते नजर आए हैं। हालांकि 9.5 साल तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, मगर वो अपने काम के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के काम अधिक गिनवाते हैं।
स्थानीय मुद्दे उठा रही कांग्रेस। बता दें कि कांग्रेस का मकसद है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाए। कांग्रेस को पता है कि यदि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तो उससे सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलेगा। जिन लोगों की नाराजगी है उसके वोट वो ले सकती है। कांग्रेसियों की असली नजर विधानसभा चुनावों पर है, इसलिए वो स्थानीय मुद्दों को ही उठा रहे हैं। वोटों का ध्रुवीकरण करने को क्षेत्रवार मुद्दे उठा रही भाजपा। हर रैली में जय श्री राम के नारे। पिछले 10 साल में भाजपा ने काफी चुनाव लड़े और जीते हैं। उनके पास अच्छा और मंचे हुए रणनीतिकार भी हैं, इसलिए उनके भाषण मोदी पर केंद्रित होने के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर टिके हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान गैर जाट युवकों को नौकरियों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें नौकरियां नहीं मिलती थी। वहीं मनोहर सरकार दावा करती आई है कि उसने नौकरियां खूब दी हैं। रोहतक में गैर जाट भारी संख्या में है, इसलिए भाजपा ने सोच समझकर ये मुद्दा उठाया है। वहीं पंचकुला में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र किया गया है। पानीपत में मुस्लिम आबादी है, इसलिए वोटों के ध्रुवीकरण के लिए रोड शो में जय श्री राम के नारे लगाए गए। कोसली रेवाड़ी से जुड़ा क्षेत्र है, वहां पर सैनिकों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए पत्थरबाजों का जिक्र कर देश की भावना की बात की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। करते हैं अगली रिपोर्ट की। कर्नाटक के सियासी संग्राम में रेवन्ना मामले को लेकर हर तरफ पारा हाई नजर आ रहा है। यह मामला लगातार तूल भी पकड़ रहा है। 2 बार लुकआउट नोटिस जारी होने से प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि यह देश का हाई प्रोफाइल यौन शोषण का मामला है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ी मुश्किलें। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है, क्योंकि महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज है। एक सफेद पोश बाप बेटे की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां और 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इन दिनों भूचाल मचा दिया है, उसका लबोलुआब कुछ यही है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पर खुद देवगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। उन पर अपने ही घर में न जाने कितने लड़कियों के साथ यौन शोषण करने, बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामला। आपको बता दें कि यह मामला हाई प्रोफाइल है। यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है, जबकि करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले में सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंगपिन यानी इल्जामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जर्मनी में है। कैसे पहली बार आया सच? कैसे पहली बार देवगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में चलते इस काले कारोबार का सच सामने आया? आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियो बनाए? ऐसा करने के पीछे दोनों का मकसद क्या था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से कोई 10 रोज पीछे चलना होगा। बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग में कोई 5 रोज पहले यानी 20 अप्रैल देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शबाब में था।
नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, लेकिन इसी बीच हासन ने एनडीए के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे। फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव में रेवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वोट मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने बताया कि हमने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने एचडी रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी किया था क्योंकि वह विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन दूसरा नोटिस शुक्रवार को दिया गया। उन्होंने कहा रेवन्ना ने मैसूर अपहरण मामले में भी जमानत की अर्जी लगाई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में अब हम बात करते हैं फिरोजाबाद सीट की। फिरोजाबाद में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। देश दुनिया में चूड़ियों के लिए मशहूर कांच इंडस्ट्री को मदद की दरकार यहां की जनता को है। चूड़ी के व्यापार को नए नए प्रोजेक्ट की उम्मीद है। यहां विश्वदीप सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि सपा प्रत्याशी अक्षय यादव जो सपा से प्रत्याशी हैं बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद देश दुनिया में चूड़ियों के लिए मशहूर है। तकरीबन पूरे शहर में चल रही फैक्ट्रियों में सदियों से कांच की चूड़ियां और दूसरे आइटम बनाने का काम चल रहा है। सबसे पहले कांच को गलाया जाता है, कांच के बाद ये बोतल बनाई जाती है। बोतल को रीप्रोसेस करके अमोनियम क्लोराइड पकाया जाता है। बदलते वक्त के साथ खस्ता हाल चूड़ी फैक्ट्रियां अब तमाम मुश्किलों का सामना कर रही हैं। ऐसे में कांच की चूड़ी बनाने वाली कुछ पुरानी फैक्ट्रियों ने कांच को रिसाइकल करने और बोतल बनाने का काम शुरू कर दिया है। चूड़ी फैक्ट्रियों की बदहाली का असर अगले हफ्ते लोकसभा चुनावों के लिए होने वाली वोटिंग पर भी पड़ सकता है। कई सालों से चूड़ी बनाने का काम कर रहे मोहम्मद उमर फारूक का कहना है कि सरकारों के ध्यान न देने की वजह से अब ये उद्योग बर्बादी के कगार पर आ गया है। चूड़ी के व्यापार के लिए नए नए प्रोजेक्ट यहाँ लगने चाहिए फिरोजाबाद के अंदर, जिससे सरकारी तो कोई मदद है नहीं चूड़ी के व्यापारियों को। जैसे कि मेडिकल चूड़ी जो बनाते हैं मजदूर हैं बेचारे, आप देखें यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। आपको दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं और बहुत सी मौतें इसी कारण होती हैं क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। यहाँ बड़े अस्पताल नहीं हैं। जिस तरीके का यहाँ काम है, मैन्युफैक्चरिंग है चूड़ी की, उस तरीके से यहाँ बड़े अस्पताल नहीं हैं। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी के दुकानदारों का कहना है कि महिलाएं अब प्लास्टिक और धातु से बनी चूड़ियां ज्यादा पसंद कर रही हैं। वैरायटी आजकल काफ़ी अलग अलग वैरायटी आ गई है, कांच में, मेटल में, प्लास्टिक में। उसकी वजह से माइंड कंफ्यूज रहता है क्या बेचना है, क्या बनाना है। पहले क्या था, पहले के टाइम में चुनी हुई वैरायटी चलती थी, तो वही जो है रेगुलर बनती रहती थी। अब आजकल जो वैरायटी रोज डेली के हिसाब से नया वैरायटी निकलता है, उसमें कन्फ्यूजन बढ़ता है और उसमें लॉस भी होता है कि हमें क्या रखना। बनाया जब तक वैरायटी, तब तक दूसरा वैरायटी आ गया। कच्चा माल महंगा होने और दूसरी चुनौतियों के साथ ही जयपुर सहित दूसरे शहरों में कांच की चूड़ी का हब बनने से भी फिरोजाबाद की चूड़ी फैक्ट्रियों पर बुरा असर पड़ा है। बावजूद इसके कांच के कारोबार से जुड़े कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चुनावी मौसम में उनके कारोबार में थोड़ा इजाफा हुआ है। अभी चूड़ी व्यापार में काफ़ी तरक्की हो रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में अब चुनाव के साथ साथ यहाँ पर है ना सालक का भी समय चल रहा है, तो चूड़ियों में अभी है ना इजाफा काफ़ी है। कुछ चूड़ी कारोबारियों को उम्मीद है कि नेता जल्द ही उनके उद्योग पर ध्यान देंगे। बीजेपी ने इस बार फिरोजाबाद सीट से मौजूदा सांसद चंद्रसेन जादौन की जगह ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। विश्वदीप के पिता ठाकुर बृजराज सिंह 1957 में फिरोजाबाद से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। समाजवादी पार्टी ने यहां से अक्षय यादव को टिकट दिया है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव 2009 में लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। फिरोजाबाद में तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तो चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
तो ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। फिरोजाबाद हाथरस में बदलाव की बयार बह रही है। इन इलाकों में दलित बस्तियों में बदलाव की ओर रुझान खास तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल इन बस्तियों में बुनियादी जरूरतों का अभाव साफ तौर से नजर आ रहा है। लोगों में दबा कुचला होने की भावना लगातार बढ़ रही है। यहाँ बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के हाथरस और फिरोजाबाद की दलित बस्तियों में बदलाव की ओर रुझान दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस और फिरोजाबाद में दलित समुदाय की बस्तियां अलग बसी हुई हैं। अक्सर दलित बस्तियों में बुनियादी जरूरतों का अभाव रहता है। वहां रहने वालों को सम्मान नहीं मिलता। इससे उनमें हाशिए पर रहने और दबा कुचला होने की भावना बढ़ती है। हाथरस की दलित बस्ती में रहने वाली आरती देवी रोज सवर्णों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं, जबकि उनका अपना घर गंदगी से घिरा हुआ है। उनके लिए ये चुनाव बदलाव की उम्मीद और रोजमर्रे की परेशानियों को दूर करने का मौका है। उनका कहना है कि उन्हें घर बनाने में मदद करने वाली सरकारी योजना की सिर्फ एक किस्त मिली है। वे परिवार में इकलौती कमाने वाली हैं, इससे मुश्किल से गुजारा होता है। उसके बाद कोई किस्त नहीं आई। देख लो जाके घर में सारा घर टूटा पड़ा है। मेरा पति कमाता नहीं है, खाली मैं कमाती हूँ। उसमें मेरे बच्चे हैं 2। उसमें बच्चों को पालूं क्या घर बनाऊं। जब आरती देवी की पड़ोसी लाजवंती से पूछा गया कि वे किसे वोट देंगी, तो उन्होंने अपने दिल की बात छिपाने की कोशिश नहीं की। पढ़े लिखे तो है नहीं है, जो हम जानते हो कि ये वोट क्या होता है। हमें तो बस बताई जाते हैं कि ये वाला बटन दबा देना, हम वो बटन दबा देते हैं, या ये मोहर लगा देना, हम वो लगा देते हैं। हम कौन से पढ़े लिखे हैं। हाथरस और फिरोजाबाद के गांवों में लोगों की शिकायत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे मजबूत करने के वादे भी अधूरे। पूरा डूबा हुआ है जहाँ से वहाँ तक। बारिश हुई थी इसकी वजह से? बारिश नहीं हुई, पानी को अकेला निकासी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी की शिकायत पुरानी है। मुश्किल से तो पढ़ा पावे आदमी, मजदूरी करके। पढ़ी ना पाने। तो आपका क्या सोचना है? हमारी ये सोचना है बदलाव होना चाहिए। नौकरी की बड़ी समस्या है यहाँ। नौकरी की सबसे बड़ी समस्या, बच्चे जब पढ़ लिख के फारिग हो गए तो उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। हमने पैसा भी लगाया, फिर मजदूरी करा। हाथरस और फिरोजाबाद में ग्रामीण इलाके बहुतायत में हैं। दोनों जगह समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के बीच तिकोना मुकाबला है। दोनों सीट पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। चुनावी माहौल में पश्चिम यूपी में आवारा मवेशियों का मुद्दा वो लगातार हावी है। आवारा मवेशियों के कारण खेत पर आधारित आजीविका में रुकावट भी देखने को मिल रही है। किसान गोवंश और नीलगायों से परेशान हैं। कटीले तार लगाने पर रोग से किसान ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में आवारा मवेशियों का मुद्दा गंभीर है। इस इलाके में ज्यादातर खेती होती है। ये समस्या पुरानी है, हाल में नीतियों में बदलाव के बाद और बढ़ गई है। इस बार वोटर आवारा जानवरों की समस्या को प्रमुखता दे रहे हैं। ये खेती पर आधारित उनकी आजीविका के रास्ते में भारी रुकावट है। हाथरस जिले के पिलखाना गांव के खेत में काम करने वाले केशव कुमार का कहना है, गायों और नील गायों ने कई बार उन्हें खदेड़ा है। सबरी रोंदी हो, एक नर रहेगा बस, वो सीधा ताने खड़ा हो जावे, बाबू हम रोंद ना के मारे मेरी मार पे आ जाए। हाँ, मार पे आ जाते हैं। समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि कई वोटरों ने अपना वोट तय करने के लिए इसी को इकलौता मुद्दा बताया। बहुत ज़्यादा समस्या है। 10-10, 15-15 नीलगाय एक साथ आती हैं, तो जिससे फसल जो का काफ़ी बर्बाद होती है और फसल में ही बैठती हैं, तो फसल काफ़ी नुकसान होती है। कम रहता है इसका इशू, इधर तो कोई आते ही नहीं है। हाँ, ये सोच के वोट करते हैं कि हमें हमारी पशुओं से, आवारा पशुओं से समस्या जो है वो दूर हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में आवारा मवेशियों और फसलों का नुकसान होना आम बात हो गई है। जो गाय खेतों में नहीं जा पाती हैं, वो सड़कों पर पड़े प्लास्टिक से भरा कचरा खाती हैं।
सरकार ने खेतों में कटीले तार लगाने पर रोक लगा दी है। किसान इस फैसले से भी परेशान हैं। ज्यादातर किसान अब खेतों के बाड़ लगाने के लिए सादे तार या साड़ी और दुपट्टे का इस्तेमाल करते हैं। ना तो फिर वो आ जाए, बहुत दिक्कत हो रही है। तमाम ये फसल सारी नष्ट कर रखी है, देख रही है, सब टूटी हुई फसल पड़ी है नदी में। और अगर आप जो फेंस लगाते हो तो उससे कुछ नहीं हो रहा है? ना नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तार फाल लगा नहीं सके ना, सरकार के बहुत पैसे आते हैं, तार फाल लगा नहीं सके, पैसे दवा फवा लगाए तो वैसा कुछ ना हो। कितने पैसों का नुकसान? नुकसान ये समझेगा 40%, जैसे 100 रुपये में 40 रुपये का नुकसान, 40% का नुकसान। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 90 लाख मवेशी हैं। इनमें 62 लाख से ज्यादा दूध देने वाली और 23 लाख बिना दूध देने वाली गायें हैं। 2012 की तुलना में 2019 में स्वदेशी मादा मवेशियों की संख्या 10% बढ़ी है। इसी अवधि में विदेशी और क्रॉस ब्रीड मवेशियों की संख्या में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई है। In the rural, the situation is very different. What happens, these stray cattle, which are actually not owned by any particular party or any person who is actually providing basic cares to these animals, they are actually left into the fields and they go into the farms and they actually damage crops. There's one kind of a problem that arises in the rural areas, and also because of this issue, because they travel in herds and they damage crops, people are not able to diversify their crops, and that actually limits the opportunity to raise their incomes. चुनाव के माहौल में ये समस्या गांवों के प्रमुख मुद्दों में से एक बनकर उभरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब हर गांव में एक गौशाला है, लेकिन उनमें गायों की रखने की क्षमता कम है। पीटीआई वीडियो इस इलाके की 5 गौशालाओं में गया, जो कि सभी भरे हुए थे। वोटिंग का दिन आने में हफ्ते भर से भी कम समय बचा है। फिरोजाबाद और हाथरस के वोटरों को इंतजार है कि उम्मीदवार आवारा मवेशियों की समस्या का क्या समाधान निकालते हैं। तो हमारी खास पेशकश से चुनावी अखाड़ा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।